लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम तखत सिंह है। 1978 के हैं ये। और सवाल, विवाह नहीं हुआ अभी तक और घुटनों में बड़ा, पैरों में दर्द भी है और समस्या भी कई तरीके की है। जीवन में धंधा भी अच्छा नहीं चलता है और परेशानी है कि जाने का नाम नहीं लेती है। इनका चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का है। तो अब तो मैं ये बात कह नहीं सकता कि आपकी कुंडली में समस्या का जड़ यहाँ चंद्रमा है। अब मैं क्या कहूंगा, अब कौन सा दोष इनकी कुंडली में निकालूंगा? सोच के देखिए। जब आपके जीवन में, जब आप गौर करिए तो ये मीन लग्न की कुंडली बनती है। इनका जन्म कृष्ण पक्ष उत्तरायण में हुआ, अब बढ़िया। उसके बाद ये बहुत अच्छा, रविवार का जन्म। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक नहीं शुभग होते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। विशाखा नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी प्रैक्टिकल स्थितियां बनती हैं। काम जो भी करे उसको सिद्ध कर ले, सिद्धि योग में जन्म हुआ। शूद्र वर्ण और राक्षस होने के कारण व्यक्ति को देखने में कई बार अपने उत्तेजना के कारण उसके काम अटकते हैं। अत्यंत उत्साही हो जाने के कारण चीजें अटक जाती हैं, पर वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ये तो आपके तत्वों की बात है कि आपके अंदर कौन सा तत्व घटित हो रहा है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। पर यहाँ पे तत्व के आधार पर अगर बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर कौन से गुण का प्रादुर्भाव ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे तामसिक तत्वों का लक्षण ज्यादा दिख रहा है, तमस तत्व की प्रधानता है। अब जरा विचार करिए, अब मैं इसमें क्या कहूंगा। तो लग्न बुध में, लग्न में ही नीच के बुध। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि किसी भी कुंडली में अगर लग्न में ही कोई ग्रह नीच का हो जाए और दूसरे मैटर में आप जब जाकर के देखते हैं कि उसका नीच भंग हो रहा है, पर प्रथम दृष्टिया वो ग्रह नीच भंग नहीं है या नीच परेशान करेगा, जीवन में कष्ट देगा। साथ ही साथ आप इनकी कुंडली को देखिए। लग्न पे राहु केतु का असर, जहां जो है वो गुरु 10 डिग्री से नीचे 8 डिग्री के हैं, ये बलवान हो जाएंगे, बलवान होंगे, लेकिन अकेले बैठे हैं, शत्रु की राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। इस कुंडली को क्लिष्ट होकर के समझना नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लग्न के अधिपति गुरु का शत्रु की राशि में बैठना और चतुर्थ स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना, लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन। और उस पे देखिए, उससे केंद्र में राहु, उससे केंद्र में केतु, बुध नीच के। और यहाँ के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति यहाँ अकेले बैठे और जन्म कुंडली में बलवान होकर के बैठे हैं। वो 10 डिग्री तक बड़े अच्छे परिणाम करेंगे। सूर्य उच्च के यहाँ पे चंद्रमा नीचा विलासी, अष्टम में चंद्रमा। अब जरा ध्यान से समझिए, पंचम भाव खराब, क्योंकि यहाँ के अधिपति भी अष्टम में और यहाँ पे नीच के ग्रह। आप अब कहेंगे कि गुरु ने नीच भंग करा है, लेकिन गौर करिए तो शुक्र भी स्वग्रही होकर के शुभग्रह का तीसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। संबंध आने नहीं दिए सूर्य ने, क्योंकि उच्च के होकर के ये रोकने का काम कर रहे थे, व्यक्ति को कठोर बुद्धि का बना देते हैं। या कई बार व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी जो है वो भाव की स्थिति बन जाती है जो वो आरंभ में अपने आप को, अपने आगे किसी को समझे ही नहीं, कुछ अत्यंत उत्साही होता है। चंद्रमा नीचा विलासी, चंद्रमा पंचम के अधिपति होकर के नीच के बैठे या नीचा विलासी हो रहे हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि जा रही है। पंचमेश पे गुरु की दृष्टि जरूर है। अब यहां पे गौर करिए तो यहां गुरु अकेले, यहां भी गुरु अकेले, ये ठीक नहीं है। यहां पे जन्म कुंडली में ये तो कर्म का क्षेत्र है, जहां पे सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम के अधिपति होकर के व्यक्ति के जीवन में उधेड़ बुन या कंफ्यूजन या फिर थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। ये सब कारण मैं गिना रहा हूं जो व्यक्ति की कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में राहु, चंद्रमा और शनि का अष्टम में बैठना, लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति को दरिद्र दोष में डाल देता है। व्यक्ति ऋण में चला जाए या अपने ही गलती के कारण कई बार ऋणी बन जाता है। ये बात भी दिख रही है। दूसरे नंबर पे आप गौर करिए तो बुध और शुक्र का यहां बैठना, दाम्पत्य के बाद की स्थिति यह है कि यहां पे ठीक बन रही है, पर रुके क्यों दाम्पत्य में ना जाने का कारण पंचमेश कमजोर के और पंचम भाव कमजोर, पंचम के कारक भी कमजोर। तो यहां पे समस्या किसकी है? यहां पे समस्या आपकी कुंडली में चंद्रमा की बन रही है, पंचमेश की बन रही है, पंचम के कारक की बन रही है और पंचम भाव में बैठे ग्रह की बन रही है। गुरु, मंगल और चंद्रमा इस कुंडली में कमजोर परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की शादी में विलंब की स्थिति बनती है। पर अभी दशा बुध की चल रही है जो आपकी कुंडली में, वो भी नीच के हैं। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि विवाह होगा भी कि नहीं। जब तक जीवन है तब तक हमें प्रयास करने की आवश्यकता हमेशा ही होती है। और मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में बुध जो होते हैं वो सप्तम के अधिपति होकर के इस भाव को देख रहे हैं जहां राहु मूल त्रिकोण राशि इनकी होती है, स्वराशि इसको कह सकते हैं। आपकी कुंडली में वो 12 डिग्री के हैं
और ऐसी अवस्था में कि यहाँ का परिणाम वो अगर करने लगेंगे तो निस्संदेह आपकी कुंडली बच जाएगी। इसका मतलब है कि हमें, चूंकि यहाँ से केंद्र में गुरु बैठे हैं पर शत्रु के हैं, आप अपनी कुंडली में जरा और भी आपको निकट से आकर के समझाऊं। यहाँ पे गुरु जो है वो जन्म कुंडली में स्वर्ग उत्तम हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का गुरुत्व बल बढ़िया है, व्यक्ति आकर्षित कर सकता है किसी को। और सबसे जो आसान काम होगा इस कुंडली में, वो आपकी कुंडली के हिसाब से शिव जी की पूजा करना, शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्रों के बारे में सोचना, मंत्र को जपने का काम करना। आपकी कुंडली में समस्याएं हैं और दरअसल आपको दंत रोगी भी बनाते हैं और हड्डी का रोगी भी बनाते हैं। राहु का प्रभाव लग्न पे है ना, ये समस्या देता है। जीवन में आपने कुछ भी मुझे अच्छा नहीं बताया है, बहुत परेशान हैं आप, और मुझे ये कुंडली भी कह रही है, मीन लग्न की कुंडली है। अधैर्यशीलता की स्थिति, व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता। और इस कुंडली में जो मीन लग्न की कुंडली है, जहां लग्न बना है उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण का, इसके अधिपति उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति बुध हो जाते हैं, जो आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में मारक बनेंगे। प्रधान मारक ग्रह शनि, दूसरा मारकत्व तो शुक्र, तीसरे मारक के रूप में शुक्र यहाँ पे अनिष्ट फल करेंगे। अनिष्ट मतलब व्यक्ति के जीवन में कष्ट देने वाले बनेंगे, वो बाधाएं उपस्थित करने वाले ग्रह के रूप में शुक्र आपकी कुंडली में बनेंगे, जो कि देखिए कैसे बाधा उपस्थित कर रहे हैं। ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के तृतीय भाव में खाली मेहनत ही करवाएंगे, कुछ देने का नाम न ले। और साथ ही साथ 12वां भाव यहाँ पे मारक हो जाएगा, बुध सप्तम के अधिपति होकर के मारक होंगे। इस कुंडली के लिए शुक्र अनिष्ट फल करता, और गुरु की राशि जो बनती है वो इस कुंडली में अच्छी बनेगी। यानी कि गुरु ने दशम भाव को देखा है, कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में ठीक है, वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो ग्रह नीच का है। इस वजह से बुध के बाद जब केतु आएंगे तब आपकी कुंडली में आपका स्वास्थ्य थोड़ा और भी हो सकता है कि परेशान करे, लेकिन वहां पे आपको मानसिक शांति की अवस्था में वो ले जाकर के स्थापित कर देगा, क्योंकि मीन का बैठा है, तटस्थ हो जाते हैं वहां पे। अब एक बात और बताऊं, तो विवाह होगा कि नहीं, तो सप्तम भाव के अधिपति नीच के, सप्तम भाव को देखिए किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा है, और न ही सप्तमेश को किसी शुभ ग्रह ने देखा है। पंचम भाव के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से मैं इसे बहुत ही मशक्कत वाला या बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ ये एक दौर कह सकता हूं। आपको गणेश जी की पूजा, शिव जी के मंदिर में जाकर के मंत्रों का जप, और कई बार तो कि जब जन्म कुंडली में नवांश कुंडली को देख रहे हैं तो यहां भी मंगल राहु केतु का प्रभाव है। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से हो जाए तो विवाह के लिए संबंध आते ही नहीं है, या कई बार विवाह नहीं होता है। सप्तम भाव अगर परेशान हो, राहु बैठे होते हैं तो कष्ट देते हैं। वस्तुतः वो तो बहुत अच्छी बात है कि कन्या के होकर के बैठे हैं, थोड़ी आशा बनी है कि आप इस बुध की दशा में कुछ मेहनत मशक्कत करके किसी भी व्यक्ति से, मतलब किसी ऐसे जो जैसे किसी को भी जिसको कि विवाह की उसको भी उतनी ही आवश्यकता हो, तो अगर ऐसी बात है तो आप आपकी कुंडली में ये काम कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, तो अभी आप बीमार से भी हैं, बीमार में भी रहेंगे, क्योंकि मंगल अभी चल रहा है जो कि आपकी कुंडली में, इस कुंडली में मंगल द्वितीय भाव के अधिपति होने से मारक नहीं होंगे, मंगल मारक नहीं होंगे, शुक्र मारक होंगे, शनि मारक होंगे, बुध मारक होंगे। शुक्र अनिष्ट कारक वो बताया मैंने, पर मंगल मारक नहीं होंगे क्योंकि भाग्येश हैं वो, तो भाग्य के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव में नीच के हुए हैं। इस वजह से पितर को भी बनाने की आवश्यकता है। आपको भाग्य के कारक ग्रह गुरु की भी आराधना, अपने पितरों को बल दीजिए, पितरों के निमित्त आप दान करिए, उनको मनाने का प्रयास करिए, उनके नाम पर दीपक दान करिए, उनके नाम पर जो है वो दीपक जला करके उन्हें प्रणाम करने का काम करिए। आपकी कुंडली का भाग्य भाव कमजोर है, भाग्य के कारक कमजोर हैं, पंचम भाव कमजोर, पंचमेश कमजोर, इस वजह से विवाह की स्थिति में कमजोर ही कह रहा हूं, और इस कुंडली पे बोलने से मैं बचना चाहता हूं। विशेषतया कुंडली जब और भी स्थिति, जब यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव दिखे तो नौमांश कुंडली में रिश्ते आते ही नहीं है, बहुत कम, बूंद बूंद करके या बहुत जबरदस्ती करके विवाह करने की स्थिति बन जाती है। ये क्लियर है। दूसरी बात, कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा का प्रभाव, इस वजह से थोड़ी सी स्थिति कमजोर हो रही है, पर आपको अपना साहस खोना नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की यहाँ पे उच्च दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र पे। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस क्षेत्र को और भी विकसित कर लीजिए। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर शनि की उच्च दृष्टि और सूर्य को देखना, शुक्र का लग्न में बैठना मित्र की राशि में, ये आपके लिए अच्छी बात है। कर्म क्षेत्र को लेकर के मैं इस कुंडली को बहुत ज्यादा परेशान नहीं देख रहा, वो तो एक सामान्यतः असमंजस की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, वो ऐसे ही होता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है। आपकी कुंडली में वो चीज कभी बंद नहीं होगी।
ये ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं। लेकिन राहु यहां बैठे हैं कन्या के, यहां भी कन्या के, यहां भी राहु जो है वो मेष के बैठ जा रहे हैं, तो नवांश कुंडली में भी वो कमजोरी बन जा रही है। जन्म कुंडली में यहाँ पे पंचम के अधिपति नीच के, यहाँ भी पंचम के अधिपति नीचाभिलाषी, इस वजह से आपका पंचम भाव कमजोर है। आपको गुरु की आराधना करनी होगी, मैं जो मंत्र भेजूंगा उस मंत्र का जप करना होगा। कुंडली है कमजोर विवाह के पक्ष से, कर्म के पक्ष से कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि गुरु दशम स्थान को देख रहे हैं हर जगह। यहाँ उनकी राशि है ना, यहाँ से वो 12वें भाव को भी देख रहे हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं। उसके बाद आप अपने जन्म कुंडली में जन्म के स्थान से भी व्यापार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली के आधार पर 3 तारीख अच्छी है, 3 तारीख हो जाए, आपकी कुंडली के आधार पर पूर्व दिशा अच्छी बनेगी, 3 तारीख अच्छा बने, गुरुवार का और रविवार का दिन बड़ा अच्छा बने, आपकी कुंडली के आधार पर राशियां वृश्चिक और कर्क, ये राशियां अच्छी बनेंगी। शत्रुता सिंह धनु और मेष राशि वालों से शत्रुता होती रहे। अगर कोई जातक, अब तो आपको कुंडली भी मिलाने की मैं बहुत ज्यादा आवश्यकता में नहीं देख रहा हूं, कुंडली मिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल जो बैठे हैं वो नीच के बैठे हैं, इस वजह से इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। उपाय जो मैं भेजूंगा वो करना होगा, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जीना है, और जब तक जीना है तब तक सीना भी होता है, ये भी बात है। तो आपकी कुंडली ये ऐसी कुछ बन रही है। कर्म क्षेत्र ठीक है, कर्म को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति मित्र की राशि में और सूर्य से दृष्ट है, आत्मबल है आपके पास, उसको कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आपकी कुंडली में विवाह वाला पक्ष और संतान वाला पक्ष थोड़ा कमजोर है। अगर हो सके तो आप दत्तक पुत्र भी ले सकते हैं, अपने पास किसी ऐसे पुत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं रिश्तेदार में से, जो आपके बल को आगे बढ़ा सकता है। आपकी कुंडली में वो योग भी देख रहा हूं, ऐसी स्थिति बनती है। आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो रहे हैं, सुख जो संपूर्ण सुख होता है यहाँ पे है, मेंटल पीस ये कमजोर होता है, इसके अधिपति कमजोर हैं, बुध कमजोर हो रहे हैं, चंद्रमा शनि कमजोर हो रहे हैं। 12वां भाव जो होता है वो सैया सुख का होता है, इसके अधिपति जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, पर शत्रु के घर में बैठ करके देख रहे हैं। जहां के अधिपति सूर्य खुद उच्च के होकर के जन्म कुंडली में व्यक्ति को धन आने में मशक्कत नहीं है, उच्च का सूर्य यहां बैठा है, ये भाव कमजोर कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पे चूंकि यहाँ के अधिपति मंगल नीच के हैं, इस वजह से व्यक्ति को दरिद्र दोष लग जाता है। धन के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से सूर्य भी आपको ऋणी बना दे रहे हैं और कर्ज में जाना पड़ता है। तो मैं जो बात कहता हूं उसके आधार पर आपको इस दशा काल में 2027 से लेकर के 29 तक आपकी कुंडली में कर्ज से मुक्त होने का योग चलेगा। पर अभी अगर आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर 2024 से 27 तक का काल और 22 के 5वें से लेकर के 24 के 12वें महीने तक आपको विवाह के लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि जो बनती है वो राशि बनती है तुला की, जिसके ऊपर ढैया का प्रभाव है, और वो आपकी कुंडली में उसके आधार पर अगर देखता हूं तो गुरु उससे पंचमस्त जा रहे हैं। अभी जब मीन में चले जाएंगे तो थोड़े कमजोर फिर हो जाएंगे। शुक्र उस राशि से तृतीय एकादश में वो और भी अगर केंद्र में हो जाएं तो और भी ज्यादा आगे आने वाले वक्त में आपकी कुंडली में विवाह में वक्त गोचर का कुछ अच्छा देख रहा हूं। लेकिन विवाह 2022 के 5वें महीने के बाद आप अगर प्रयास करेंगे तो, क्योंकि मशक्कत बाकी रहेगी, ये ग्रह कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी कुंडली का पंचम भाव खराब बन रहा है। सताया था व्यक्ति किसी को, कष्ट दिया था किसी की पत्नी को, इस वजह से भुगतना पड़ रहा है इस जन्म में, क्योंकि गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, इस वजह से शाप से मुक्ति मिल गई है। तो कम से कम आपका मनुष्य में जन्म हुआ, नहीं तो आप कष्ट के भागी और भी ज्यादा हो जाते। तो दूसरों की पत्नी को जो कई बार हड़प ले, दूसरों की पत्नी के साथ जो कई बार दुर्व्यवहार कर देता है, उसको अगले जन्म में पत्नी के लिए तड़पना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, बेचैन होना पड़ता है और विवाह जैसे सुखों से वंचित होना पड़ता है। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। दरअसल कई बार हम ये सोच लेते हैं कि विवाह नहीं करेंगे, या कई बार हम ये विचार कर लेते हैं, आजकल के युवक युवतियां भी कई बार ऐसे जो विचार करते हैं कि नहीं करेंगे। दरअसल सदगति नहीं होती और मुक्ति भी नहीं मिलती है, तो करना ही होगा, ये स्थिति बनती है। आपकी कुंडली ऐसी कुछ बन रही है। अब वस्तुतः आपकी कुंडली में केतु की दशा आएगी, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आपकी कुंडली में जो राहु यहाँ पे बैठे हैं, केतु और बुध का नीच का होना, हृदय से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित, पेट से संबंधित और मन से आपका चंद्रमा कमजोर हो रहा है। यहाँ पे अष्टम में उसको नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ पे गुरु की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा को देख रहे हैं, दशम भाव को भी देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं, जो कि पंचम के अधिपति हैं। तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे, तो थोड़ा बल है आपके पास, एक पॉजिटिव एनर्जी कुछ बाकी है, नहीं तो वो और भी ज्यादा कमजोर कर देती है आपको। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं आपको? चंद्रमा का अष्टम में जाना ठीक नहीं है, ये हमेशा परेशान करता है। और मैं तो समझता हूं कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि कृष्ण पक्ष के हैं चंद्रमा पापक,
नहीं है, लेकिन यहां पे आकर के ये सबसे ज्यादा कमजोर हुए। आपकी पहचान नहीं है, आपको लोग जानते नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य ने चंद्रमा को देखा है तो व्यक्ति की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। पहचान है, परख है व्यक्ति के पास, लेकिन वो मंगल जो है वो मांगलिक कृत्य करवाता है। जन्म कुंडली में मंगल नीच के हो जाए तो ऋण से व्यक्ति दबा रहता है। तो इस वजह से मैं कुछ जो उपाय भेजूंगा वो आपको करना ही होगा, और निस्संदेह अभी यात्रा बाकी है और लड़ाई भी बाकी है। पर यही ये जो दशा है बुद्ध वाली, वो सुखेश है ना, ये सभी प्रकार का सुख है, पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, सब सुख है यहाँ पे। और इसके अधिपति जो है वो परिवर्तन में है, पर बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि नीच राशि में जाकर के बैठ रहे हैं सुखेश। आप तो अलग बात है कि उसका नीच भंग कर रहे हैं, क्योंकि गौर करिए, मंगल नीच के, चंद्रमा नीचाभिलाषी, बुध नीच के, तो दो ग्रह तो ऐसे ही, एक शुभ ग्रह तो ऐसे ही नल हो गया, क्योंकि वो तृतीय भाव में बैठ गए। तो पराक्रमी है, लेकिन एक बात है कि व्यक्ति को मिली है चीजें आसानी से, भाग्य का बल उसके पास है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहां पड़ेगी, तो एक शुभ ग्रह की दृष्टि पा लेने से और भाग्य के कारक का केंद्र में आ जाने से कम उसका भाग्य बल है। आपके पास भाग्य है, आप थोड़े से अपने पितरों की आराधना करेंगे, आपको दिशा मिल जाएगी और आपका काम बन जाएगा। मैं गारंटी से ये बात करता हूं, इस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।